गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चौहान क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक उसके बारे में लोगों की अलग अलग राय है। कोई कहता है ये तो बड़ा मुश्किल है, कोई कहता है बड़ा आसान है। तो उसकी बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिसर्च, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट में ले जाना चाहता हूँ। क्या हुआ, एक टीचर की एक नई क्लास में अपॉइंटमेंट हुई, एक नई क्लास में डिप्यूट हुआ, वो नियुक्ति हुई और वो देखता है कि उस क्लास में 40 बच्चे हैं। तो उसने क्या किया, उसने उन 40 बच्चों को 20-20 करके 2 कमरों में बिठाया। 2 कमरों में बिठाने के बाद वो पहले कमरे में जाता है और वहां जाकर वो क्या करता है, बोर्ड पर एक सवाल लिखता है और कहता है कि प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए बोर्ड पर एक सवाल लिख रहा हूं। मुझे उम्मीद तो है नहीं कि तुम में से कोई बच्चा ये सवाल कर पाएगा, क्योंकि सवाल बड़ा मुश्किल है, लेकिन चलो फिर भी कोशिश तो करो, शायद कोई एक आध बच्चा इसमें कामयाब हो जाए। ये कहकर वो उस कमरे से बाहर निकल गया और फिर चला गया दूसरे कमरे में। दूसरे कमरे में जाकर उस टीचर ने वही सवाल बोर्ड पर लिखा और कहा कि प्यारे बच्चों, इतना आसान सवाल लिख रहा हूं ना बोर्ड पे, इतना आसान कि आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे यूं ही मुंहजबानी कर सकते हैं। और उसने वही सवाल लिख दिया जो वो पहले कमरे में लिख कर आया था। तो आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पहले कमरे में जहां टीचर ने ये कहा कि ये सवाल बहुत ही मुश्किल है, वहां पर ये सिर्फ 4 बच्चों ने हल किया, और दूसरे कमरे में जहां टीचर ने ये कहा कि ये सवाल तो बहुत ही आसान है, तो वहां पर ये 18 बच्चों ने हल कर दिया। तो देखा आपने, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग, हमारा अपने ऊपर या दूसरों के कहे हुए का कितना प्रभाव पड़ता है। अगर हम किसी चीज को बिफोर हैंड, पहले से ही ये मानकर चले ना कि ये काम तो बड़ा आसान है और मैं इसे कर लूंगा, तो ये समझ के चलिए कि आपने आधा काम तो तभी कर लिया। बिल्कुल इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसको हम कहेंगे टेंस। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको भी टेंस बहुत आसान लगेंगे। तो हम टेंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेंस आखिर हैं क्या। टेंस हमारी इंग्लिश ग्रामर के वो रूल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि सेंटेंस में, वाक्य में होने वाला काम कब हुआ, यानी कि वो हमें काम के होने का समय बताएंगे। कैसे, देखो जरा। टेंस हमने कहा 3 है। सबसे पहले पास्ट। पास्ट मीन्स जो कि बीत चुका है, वो वक्त जो जा चुका है, उसे हम कहेंगे भूतकाल। ये है हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, यानी कि जो हमारा समय अभी चल रहा है वो वर्तमान हो गया। फिर आता है फ्यूचर। फ्यूचर यानी कि भविष्य, जिस बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है, क्या पता क्या होने वाला है, जो आने वाला समय है वो हमारा भविष्य है। इसको मैं कई बार एक बड़े मजेदार तरीके से ये भी बोलता हूं बच्चों को कि बच्चों, यदि आप भूतकाल की गलतियों से शिक्षा लेकर वर्तमान में मेहनत से, लगन से काम करोगे तो आपका भविष्य निश्चित ही एक बेहतर भविष्य होगा। तो बिल्कुल सही बात भी है। तो चलिए आगे हम इसको थोड़ा सा और समझेंगे। क्या ये 3 ही हैं? क्या इनके कोई आगे सब पार्ट्स भी हैं? तो बिल्कुल हैं। कैसे? मैं पहला सेंटेंस लिखता हूं, आई रीड अ बुक। मैं एक किताब पढ़ता हूं। तो देखिए, मैं एक किताब पढ़ता हूं। मैं किताब कब पढ़ता हूं, क्या मेरी किताब पूरी हो गई, इस बारे में कुछ भी कंप्लीट नहीं जानकारी हमें मिल रही सेंटेंस में। इसीलिए इस टेंस को हम कहते हैं इनडेफिनेट, यानी कि काम हमारा यहां अनिश्चित है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, आई एम रीडिंग अ बुक, यानी कि रीडिंग अ बुक, मैं इस समय, यानी मैं किताब पढ़ रहा हूं, यानी कि काम अभी चल रहा है। तो जो काम चल रहा हो उसके लिए जो सब पार्ट बना हमारा ये, उसे हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस, यानी कि काम हमारा यहां लगातार
जारी है, हमारा काम चल रहा है। तीसरे पे आते हैं, आई हैव रेड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ चुका हूं, मेरा काम पूरा हो चुका है। मैं किताब पढ़ चुका हूं, मेरा काम पूरा हो गया, तो यहां मैं काम कर चुका हूं, तो इस टेंस को हम कहेंगे परफेक्ट, जो काम आपका पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, पूर्ण है, कंप्लीट है। अब हम चौथे की बात करें। देखिए, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। देखिए, पढ़ रहा हूं तो कॉन्टिन्यूअस में भी है, तो इस कॉन्टिन्यूअस में और इस कॉन्टिन्यूअस में फर्क क्या है? वो ये है कि इस कॉन्टिन्यूअस में आपको आपके काम के बारे में कोई समय का इशारा भी होगा। मैं किताब पढ़ रहा हूं आधे घंटे से, सुबह से, शाम से, आधी रात से ये काम हो रहा है, ये बातें आपको इसमें मिलेंगी। तो यहां क्या कहता है कि आधे घंटे से लगा हूं तो कुछ तो मेरा हो गया ना, और मेरा काम अभी भी जारी है। तो इस चौथे को हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारे, ये हमने प्रेजेंट का ही उदाहरण लिया, तो हमारे हर एक टेंस में ये आगे 4 पार्ट हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 हो गए। इसी तरह से ये चारों पार्ट आपके पास्ट के भी होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसी तरह से फ्यूचर के। तो इस तरह से हमारे ये टोटल बनेंगे 12। तो आज हम हमारे सबसे पहले टेंस को, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम आज इस टेंस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्तमान में, अब इंडेफिनिट जैसा कि हमने इसके नाम से अंदाजा लगाया या नाम का मीनिंग बनता है अनिश्चित। तो क्या हुआ, हमें आज तक क्या पहचान बताई जाती है इस टेंस की, कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है ये आता है, वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। वो खाना खाता है, वो टीवी देखता है, वो हंसता है, वो खेलता है, तो वो शाम को कपड़े धोती है, वो दिन में खाना नहीं खाती है, ये सारे ता है, ते है, ती है, ये सारे के सारे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के उदाहरण हैं। वर्तमान में किसी काम का होना, अब वो कहां कहां यूज हो सकता है, कोई काम हो रहा है या फिर वर्तमान में किसी की कोई आदत है, कोई किसी का रूटीन है, ये सारी बातें इसके यूजेस में आएंगी, हम जब वो लास्ट में बताएंगे आपको। अभी सबसे पहले क्या है, अगर आपको किसी टेंस को पहचानना है तो आप उसकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से उसे बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो 2 हैं, एक डू और एक डज। लेकिन ये दोनों की दोनों, डू और डज, हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही यूज होंगी और वर्ब लगेगी इनके साथ फर्स्ट फॉर्म। अब हमने कहा कि डू और डज दोनों नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होंगी, तो सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, सिंपल में क्या होगा वो देख लेते हैं। सिंपल में हम सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन अब इसको हम किस तरह से बांटते हैं, सभी सब्जेक्ट्स तो हम एक साथ यूज नहीं करेंगे। आई, वी, यू, दे और प्लूरल यानी कि बहुवचन, इन सभी के साथ हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अब बात आती है ही, शी, इट और सिंगुलर एक वचन, इन सब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर साथ में एस या ईएस का यूज करेंगे। अब प्रश्न हमारे सामने ये उठता है कि किसके साथ तो एस लगेगा और किसके साथ ईएस, तो उसका भी हम करते हैं कि वे वर्ब्स एंडिंग इन, कि वे वर्ब्स जिनके एंड में, जिनके आखिर में ओ, सी एच, आई एक्स, एस एच और डबल एस, वो वर्ब जिनके आखिर में ओ, सी एच, आई एक्स, एस एच और डबल एस हो, ये वर्ब इनके साथ में हम हमेशा ई एस लगाएंगे। टेक ई एस विद देम। तो अब वो किस तरह से, हम उसको एक एग्जाम्पल की मदद से अभी समझ लेते हैं। अब इसी एस और ई एस को
अच्छी तरह से समझने के लिए हम इन सेंटेंसेस का सहारा लेते हैं। देखिए हमारे सामने पहला सेंटेंस है वे स्कूल जाते हैं। वे मीन्स अब हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो हो गया दे। अब जाना, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब वर्ब है मेरी जाना, तो मैं लिखूंगा गो। कहां, स्कूल। वो दे गो टू स्कूल, मेरा सेंटेंस हो गया। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, वह स्कूल जाता है। अब यहां आ गया ही। हमने कहा था ही, शी, इट और कोई भी एक सिंगुलर के साथ हम एस या ईएस का यूज भी करेंगे। अब हमारी वर्ब क्या है, जाना, गो। अब इसके अकॉर्डिंग ओ सी एच आई एक्स, अगर हम देखें हमारा वर्ब के लास्ट में है ओ, तो अब मैं इसे गोज करूंगा, ही गोज टू स्कूल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं सेम, कि वे कपड़े धोते हैं। फिर से वही सब्जेक्ट हमारा दे या फिर धो भी हो सकता है, वॉशरमैन, कि वे कपड़े धोते हैं। अब धोना है हमारी वर्ब, दे वॉश, तो यहां पे भी लास्ट में क्या आया, एस एच। अब लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल। प्लूरल के साथ मुझे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, कोई एस या ईएस नहीं लगाना है। तो मैं करूंगा दे वॉश क्लोथ्स। लेकिन यही सेंटेंस जब मैं नीचे लिखता हूं राधा कपड़े धोती है, तो राधा है हमारी सिंगुलर, ये ही शी वाली कैटेगरी में आ गई। अब मुझे जब वॉश लिखना है तो अब एस और एच के हिसाब से मुझे ईएस लगाना पड़ेगा, तो बनेगा राधा वॉशेस क्लोथ्स। अब नीचे देखिए आप, रवि कबड्डी खेलता है। हमारा सब्जेक्ट हो गया रवि और मेरी वर्ब क्या हो गई, प्ले, खेलना। अब यहां देखिए कि लास्ट में जो वाई आया है वो उनमें से किसी से भी मैच नहीं करता, तो अब मैं इसे कोई ईएस नहीं लगाऊंगा, यहां मेरा सिंपल एस लगेगा। तो रवि प्लेज कबड्डी। उम्मीद है आप एस और ईएस के इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, नेगेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं? नेगेटिव सेंटेंस वो हैं जिनमें एक ऐसी स्टेटमेंट दी गई है जिनमें काम नहीं हो रहा। कैसे? जैसे मैं खाना नहीं खाता हूं, वह स्कूल का काम नहीं करती है, वो रोज नहीं नहाता है। तो जिन सेंटेंसेस में नहीं आता है वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हमारा सब्जेक्ट, अब उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमने कहा था डू और डज हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी आएगा, डू नॉट, डज नॉट, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब बात यह आती है कि डू और डज को बांट लिया जाए, डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ आएगा। तो आई, वी, यू, दे और कोई भी जो बहुवचन सब्जेक्ट है उनके साथ हम लिखेंगे डू नॉट, और इसी तरह से ही, शी, इट सिंगुलर जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम लिखेंगे डज नॉट। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। वे शाम का खाना नहीं खाते हैं। वे मीन्स दे, यानी कि वो रात को खाना नहीं खाते। हम इसको शाम की बजाय रात का कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा डिनर। शाम के खाने को हम सपर बोलते हैं, तो रात का खाना हो गया डिनर। इससे आसान हो जाएगा। दे, अब दे उसके बाद हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दे के साथ कौन सी आएगी, डू नॉट, तो दे डू नॉट। अब खाना हम ईट भी कह सकते हैं और टेक भी, दोनों बातें हो जाएंगी। तो दे डू नॉट टेक, अब ये रात का खाना डिनर, तो ये हो गया हमारा दे डू नॉट टेक डिनर या दे डू नॉट ईट डिनर, हम दोनों चीजें लिख सकते हैं। अब बात ये आती है, अगर इस दे की बजाय यानी कि इस वे की बजाय यहां पर वह हो कि वह रात का खाना नहीं खाता है, तो हमारा वह हो गया ही। अब ही के हिसाब से तो इस सेंटेंस में फिर आना चाहिए डज नॉट, बस इतना ही फर्क है। आपकी हेल्पिंग वर्ब
किस पे डिपेंड करेगी कि आपके सामने सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर आई वी यू इनमें से है तो हमारा डू नॉट आएगा, और अगर सिंगुलर है ही शी इट में से है तो डज आएगा। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस आपके सामने है कि वह स्कूल का काम नहीं करता है। देखिए वह स्कूल का काम नहीं करता है, वह मीन्स ही। अब नहीं करता है नेगेटिव है तो ही के साथ आना चाहिए डज नॉट, ही डज नॉट। अब करना क्या होता है, डू। हम लगा रहे हैं डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही डज नॉट डू, क्या नहीं करता, स्कूल का काम, हिज होमवर्क। तो हमारा सेंटेंस हुआ ही डज नॉट डू हिज होमवर्क। तो अब आप क्या देखेंगे कि इस सेंटेंस में डज भी आ गया और डू भी। तो यही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो डज है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मगर जो डू आया है वो हमारा वर्ब है। यहां इसमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि डू और डज दोनों इकट्ठे कैसे आ गई। एक हेल्पिंग वर्ब है और एक वर्ब। ये सेंटेंस कई बार आता है और मैंने इसमें बच्चे को पजल होते हुए देखा है, इसीलिए ये सेंटेंस यहां पर करवाया गया है। अब नेगेटिव सेंटेंस हमारे क्लियर हो चुके हैं, अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव पर। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को अगर देखें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वे हैं जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हमें एक प्रश्न का जवाब देना हो या हम किसी से जवाब मांग रहे हो। तो उसमें हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? देखिए अभी तक क्या होता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट से भी पहले आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। तो डू और डज इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से भी पहले आएंगे। कैसे? हमारे सामने एक सेंटेंस है, क्या सूरज रोज उगता है? देखिए अब यहां देखिए ये एक प्रश्न है, किसी से पूछा जा रहा है कि क्या सूरज रोज उगता है, तो उसका उत्तर हाँ भी हो सकता है और ना भी। प्रश्न तो प्रश्न है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं सूरज कितने हैं। अब सूरज हमारा एक है तो हो गया दी सन। अब सन के साथ हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक लगानी है हेल्पिंग वर्ब। अब सूरज कितने हैं, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में लगने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या है? वो है डज। तो हमारा यहां डज जो है वो सूरज से पहले आएगा। डज द सन। अब ये जो उगना है ये हमारी वर्ब है, वो है राइज, और जो रोज है वो हो गया डेली। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ? डज द सन राइज डेली, क्या सूरज रोज उगता है। तो इस तरह से होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या वे रोज प्रार्थना करते हैं? वे, हमारा सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट वे। अब वे के हिसाब से इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए वो है हमारी डू। आई वी यू के साथ कौन सा आएगा? डू। तो डू दे, यानी कि अब मेरा हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, मेरा सब्जेक्ट भी हो गया। अब मुझे चाहिए वर्ब। वर्ब क्या है? प्रार्थना करना, यानी कि प्रे। अब डू दे प्रे, क्या वे प्रार्थना करते हैं? फिर से बात आती है हमारी रोज वाली, डेली या फिर एवरीडे। तो क्या वे रोज प्रार्थना करते हैं? डू दे प्रे डेली। अब यहां एक बात और है, और वो ये कि ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये दो तरह के होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स। एक कौन से हैं? जिनको हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन। अब यस नो क्वेश्चन क्या है? यस नो क्वेश्चन है कि जिनका उत्तर, यानी कि विच कैन बी आंसर्ड इन यस और नो, जिनका उत्तर हां या ना में दिया जा सके। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका उत्तर हां या ना में दिया जा सकता है? तो उसकी सीधी सी पहचान क्या है कि उस सेंटेंस के शुरू में जो सबसे पहला अक्षर है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। आप इन दोनों सेंटेंसेस को देख लीजिए। डज द सन राइज डेली, क्या सूरज रोज उगता है? यस। या फिर सर्दियों में नहीं आता तो हम बोलते थे नो। क्या वे रोज प्रार्थना करते हैं? हां या फिर ना। तो इन दोनों सवालों का जवाब यस और नो में दिया जा सकता है। क्यों? इसकी पहचान क्या हुई?
इनमें आगे हमारी हेल्पिंग वर्ब डू और डस मिली। अब दूसरे क्वेश्चन कौन से हैं? दूसरे क्वेश्चन है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन वो हैं जो WH फैमिली के हैं। इनका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। और ये पूरे के पूरे सेंटेंस का मीनिंग कैसे बदल देते हैं? अगर इसी सेंटेंस में देखिए, डज द सनराइज डेली, क्या सूरज रोज उगता है? हाँ या ना। इसी सेंटेंस में अगर शुरुआत इस तरह से हो, इस डज से भी पहले हमारा WH वर्ड आ गया, हम कहते हैं व्हेन डज द सनराइज डेली, तो टोटली मीनिंग चेंज हो गया। अब इसका जो सही ट्रांसलेशन होगा, जो मीनिंग होगा, जो अनुवाद होगा, वो क्या होगा कि सूरज रोज, व्हेन मीन्स कब उगता है, यानी कि सूरज के रोज उगने का समय क्या है। अब इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। मैं पूछता हूं सूरज रोज कब उगता है और सामने वाला कह दे हाँ, तो कोई मीनिंग ही नहीं बना। बिल्कुल उसी तरह से नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं हम, क्या वे रोज प्रार्थना करते हैं? अगर इससे पहले मैं लगा दूं वाई मीन्स क्यों, तो अब इसका क्या हुआ कि वे रोज प्रार्थना क्यों करते हैं। अब फिर से हम क्या इसका जवाब हाँ या ना में दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। वे रोज प्रार्थना क्यों करते हैं? नहीं, हाँ, कोई मीनिंग ही नहीं बना। तो ये ध्यान रखें कि यस नो क्वेश्चंस वे हैं जिनका स्टार्टिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब से होती है, लेकिन यदि हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग WH फैमिली के किसी भी वर्ड से हो रही है तो उसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तो ये थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें हमारे पास जब फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं हम, हमारे पेपर में जो आता है हमारे एग्जाम में, उसमें कुछ पहचान की मदद से हम वर्ब्स को बड़ी इजीली फिल कर सकते हैं। एक बार उस पर नजर डालते हैं। अब हम इसकी पहचान की बात करते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली पेपर में जब फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं तो मैंने भी ये बात गौर की है कि बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे मिलते हैं जिनमें एक न एक आज शब्द ऐसा होता है जिससे हम बड़ी आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। जैसे हमें क्या कहा जाता है कि डेली, एवरीडे, एवरी आवर, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, रेयरली, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स। जिस भी सेंटेंस में ये हो तो वो इंडेफिनिट टेंस होता है। और हम काउंट करते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब मेरे सामने ये 4 सेंटेंस हैं, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं ही, मान लीजिए ये पेपर ही है, ही ऑलवेज गो टू ऑफिस बाय कार। सबसे पहले मैं देखता हूं कि इसमें एक पहचान आ गई। इसीलिए कहा ना कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनको भी याद कर लेते हैं तो मोस्टली हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। ही ऑलवेज का मेरे को पता है कि ऑलवेज किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं देखूंगा सेंटेंस कौन सा है। ये तो सिंपल है। सिंपल में मैं ही, शी, इट के साथ क्या करूंगा? मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस, तो मुझे पता चल गया इसमें गो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखता हूं मैं, ही कम टू मीट मी एवरी संडे। एवरी आ गया, एवरी संडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी आ गया, तो मुझे पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिर से ही आया, ही, शी, इट के साथ मुझे एस या ईएस लगाना है, तो इसमें मेरा कम्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही डैश है। कैसे? यू वॉच टीवी डेली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया। इस क्वेश्चन मार्क ने मुझे ये बता दिया कि ये सेंटेंस मेरा इंटेरोगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब यू के साथ कौन सी आएगी? डू आएगी। और जब डू आ गया तो वर्ब कौन सी आएगी? वो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो डू यू वॉच टीवी डेली, क्या तुम रोज टीवी देखते हो? लास्ट सेंटेंस है, राम नॉट लाइक कॉफी, राम को कॉफी पसंद नहीं है। देखिए इस नॉट ने हमें यह बता दिया कि यह सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। अब नेगेटिव है, राम मेरा सिंगुलर है, सिंगुलर में हम राम के साथ क्या लगाएंगे? तो वो होगा हमारा डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक। तो राम को कॉफी पसंद नहीं है, राम डज नॉट लाइक कॉफी। तो प्यारे बच्चों, ये मेरे हिसाब से आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने जो किया, मुझे तो बड़ा आसान लगा। अब आप इस वीडियो को देखें, समझें और मुझे ज़रूर बताएं कि समझ में आया या नहीं।
और सबसे मेन बात, टेंस आसान है या मुश्किल है, इस सवाल का मेरे को इंतजार रहेगा। तो हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।